Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और हम कवर कर चुके हैं सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आज के इस लेक्चर में हमें कवर करने हैं कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से भी होंगे, एग्जाम्पलर से भी होंगे, राइट। कुछ सॉल्व क्वेश्चन होंगे, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ कुछ क्वेश्चन ही ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ही पढ़ा था, तो चलिए स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही करते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। जल्दी से आप खुद भी सोचिए एंड मैं तो यहाँ पर करने ही वाला हूँ। तो सभी पार्ट्स में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। दिस नंबर इज 0.007 मीटर स्क्वायर मीन्स ये एरिया हो सकता है, बट उससे तो हमें क्या लेना है। यहाँ पर हमें ये देखने की सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी। ओके, अगर आपने सोच लिया तो इसका आंसर होगा 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, 0 0 और ये 0 जो तीनों ही जीरोज हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में 0 हो गई और कोई नॉन जीरो डिजिट भी नहीं है इसके आसपास, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के राइट में जो जीरोज होती हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले, वो भी नॉट सिग्निफिकेंट होती है। तो यहां पर सिर्फ 7 है जो सिग्निफिकेंट है, राइट। चलिए जल्दी से सेकंड पार्ट 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। अब ये साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में लिखा गया है, तो आई गेस इतना टाइम लगेगा नहीं। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपका आंसर 3 था तो वेल डन, आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये ग्राम मास अपॉन में एरिया हो रहा है, बट दिस नंबर इज 0.2370। सो हेयर एक्सेप्ट दिस 0, इस 0 के अलावा सभी डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये तीनों तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं ऑब्वियसली, और जो टर्मिनेटिंग 0 होती हैं, ट्रेलिंग 0 होती हैं डेसिमल नंबर के अंदर, वो भी सिग्निफिकेंट होती है। सो योर आंसर शुड बी 4। अगर 4 है तो प्लीज वेल डन। 6.320 जूल्स। अगेन यहां पर क्या है, डेसिमल वाला नंबर है। 6, 3 और 2 तीनों ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं और 0 हमारी सिग्निफिकेंट होगी यहां पर भी, तो आंसर शुड बी 4। ओके, नेक्स्ट इज 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो हेयर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4। 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है। जल्दी से लास्ट पार्ट, और जो कि बहुत बड़ा सा एक नंबर देखने को मिल रहा है, 0.0006032 मीटर स्क्वायर। ओके, सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी हेयर। अगेन ये जो जीरोज हैं नॉट सिग्निफिकेंट एंड योर आंसर शुड बी 4। अगर 4 आपने सोचा है तो वेल डन, वेरी गुड। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से हम इस लेक्चर में क्वेश्चन से कवर करेंगे जितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल। द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.300 kg। ओके, तो हमने एक बॉक्स का, खाली बॉक्स का मास देखा, वो 2.300 kg है। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस 20.15 ग्राम, ओके, एंड 20.17 ग्राम। ओके, ये 2 गोल्ड के पीसेस हैं, इतने ग्राम और इतने ग्राम आर एडेड टू अ बॉक्स। वो बॉक्स के अंदर हमने डाल दिए, ठीक है। अब ये बॉक्स हमें मिल जाए क्योंकि इसमें इतना सारा गोल्ड है। नाउ नेक्स्ट इज द टोटल मास, हमें बताना है बॉक्स का। ओके, सो दिस वाज इन बॉक्स। अब मास यहां पर हम क्या देखेंगे, जो बॉक्स है उसके मास को हम मान लेते हैं m1। ओके, दैट इज 2.300 kg। वैसे तो आप यहां पर 2.300 रखो, आई विल सजेस्ट, क्योंकि जो जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज हैं डेसिमल नंबर के अंदर, वो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो आई शुड राइट इट एज 2.300 kg। ओके, नेक्स्ट इज मास ऑफ 1 पीस ऑफ गोल्ड, जो कि हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 20.15 ग्राम। ओके, अभी ग्राम में है, इसे kg में कन्वर्ट कर लेते हैं। kg में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1, 2 और 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो गए, तो 0.02015 kg। सो दिस इज इन kg, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है,
ये भी करके देखना कि साइंटिफिकली हम इस मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, साइंटिफिकली, बट देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम। यहाँ पर साइंटिफिक भी नहीं मैं इसे कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये 20.15 है। सो दिस इज नॉट साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, जस्ट 10 की पावर -3 kg के फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है। बट साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरा गोल्ड पीस है, ओके, दैट इज 20.17 ग्राम्स, उसे हम जब कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 20.17 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3, जो फैक्टर है वही लगेगा, एंड इट विल बिकम 0.2017 kg. All right. So this is M1, this is M2, ये M2 है और ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो M3 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल मास, यानी कि आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना यार, आपको ऐड करने हैं तीनों मासेस M1 प्लस M2 प्लस M3। सिंपल एडिशन ही तो करनी है और सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। तो लिख देते हैं M1 को लिख देते हैं 2. ओके, पॉइंट लगाना नहीं भूलेंगे, 300। ओके, सेकेंड मास है 0.0, तो 0.0 और फिर क्या है 2015, चलिए 2015। ओके, एंड थर्ड मास है 0.02017। ओके, यहां पर 7 लगेगा और अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली ऐड करना है। 5 + 7 12, 2 1 कैरी ओवर 3, यहाँ पर 0 आ जाएगा, दिस विल बिकम 4, ये होगा 3 एंड दिस इज 2। ओके, ऐड कर लिया, फाइनली हमें मिल गया ये इतना केजीज, क्योंकि एवरी मेजरमेंट हेयर इज इन केजीज। हमने कन्वर्ट कर लिया ना, इसे भी केजीज में और इसे भी केजीज में ही हम लिख रहे हैं। सो फाइनल रिजल्ट इज इन किलोग्राम्स। ओके, अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए या फिर कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। ध्यान दो कि हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग एडिशन, हम एडिशन कर रहे हैं। ओके, और एडिशन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखनी होती, हमें डेसिमल प्लेसेस देखने होते हैं। तो यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, आई एम राइटिंग डेसिमल प्लेसेस 1 2 एंड 3, 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस चीज को ध्यान रखना कि ये 3 डेसिमल प्लेस तो हैं, बट ये 0 0 है। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर रहे हो तो हाँ, ये 0 0 सिग्निफिकेंट है, इन्हें हम काउंट करेंगे। लेकिन डेसिमल प्लेस में इन जीरोस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज ओके, डेसिमल प्लेस यहीं तक खत्म हो जाता है। सो आई विल राइट 1। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। मैं यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिख रहा हूं कि आपको लगे कि मुझे ये जीरोस काउंट करनी चाहिए। ओके, मुझे यहां पर क्या लिखना है, डेसिमल प्लेस, और डेसिमल प्लेस यहां पर सिर्फ 0.3 यही काफी है, 0 0 का यहां पर कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं तो हम इन्हें काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज दिस नंबर, यहां पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। एंड सिमिलरली यहां पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। सो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं यहां, यानी कि 2.300, राइट। सो उतने ही डेसिमल प्लेस आपके कहां होने चाहिए, फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। तो जो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसमें हमें कितने डेसिमल प्लेस चाहिए, सिर्फ 1। ओके, सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए, ये सारा ही पार्ट हमें नहीं चाहिए। सो योर आंसर विल बी 2.3, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करोगे तो ये 4 है, विच इज लेस देन 5, तो यहां पर कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है। योर आंसर विल बी, ए पार्ट का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 2.3 किलोग्राम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल है, एडिशन ही तो करनी है, बस हमें क्या ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ओके, ये ध्यान रखो कि हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। ओके, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमें डेसिमल प्लेसेस देखने होते हैं, ध्यान रखो इस बात को। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। नाउ सेकंड पार्ट जो कि हमारा बी पार्ट है, वहां पर हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, हमारे पास 2 मासेस है ना, M2 और M3, जो गोल्ड पीसेस हैं वो 2 हैं, उनके बीच का हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस।
ऑल राइट, सो आई विल इरेज दिस पार्ट क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है. हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज M2 जो हमारा फर्स्ट गोल्ड पीस है एंड दिस इज M3 जो हमारा सेकेंड गोल्ड पीस है. अब दोनों ग्राम में ही है ना, दोनों को डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो ठीक है दोनों को ग्राम में रहने देते हैं. पहले तो हमें ऐड करना था और ये किलोग्राम्स में था, बट अभी तो ये नहीं चाहिए ना, बॉक्स तो हमें इंक्लूड ही नहीं करना. इन दोनों के मासेस का डिफरेंस, अब ये ज़्यादा है ये कम है, तो M3 में से हम क्या कर देते हैं, M3 माइनस M2. ओके, अब लिखते हैं M3 क्या है 20.17 और ये है M2 20.15. ओके, डिफरेंस यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7 में से 5, 2, 0, 0 एंड 0. बाकी सब क्या हो गए 0. हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो कैंसिल हो सकती हैं. नाउ इन दिस रिजल्ट देर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे ही नॉट सिग्निफिकेंट और ये जो 2 है वो सिग्निफिकेंट है. ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना नहीं है. ये तो जस्ट हमने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है. हमें देखना क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस. अगेन आई एम राइटिंग, यहां पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2, यहां पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2 एंड हेयर ऑल्सो डेसिमल प्लेसेस आर 2. ओके, अब ये 0 काउंट होगा क्योंकि इस 0 के बाद में एक नॉन जीरो डिजिट है, तो दिस इज ऑल्सो अ डेसिमल प्लेस, दिस इज ऑल्सो अ डेसिमल प्लेस. सो माई रिजल्ट शुड हैव 2 डेसिमल प्लेस और ऐसा है, सो दिस इज करेक्ट. ओके, यहां तक हमारा आंसर आ गया है, दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the planet Jupiter is at distance of 824.7 million kilometers. मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 1 million is equal to 10 to the power क्या होता है, जल्दी से 10 to the power क्या होता है, 1 million में 10 की पावर 6 आता है, राइट, 10 की पावर 6. और यहां पर क्या है, मिलियन किलोमीटर्स. अब किलोमीटर्स में भी 10 की पावर 3 मीटर्स होते हैं. तो अगर हम इस मेजरमेंट को देखते हैं तो इट इज़ 824.7. मिलियन की वजह से आ गई 10 की पावर 6 और किलोमीटर की वजह से आ गई 10 की पावर 3, है ना. तो दोनों बेस सेम है तो 6 + 3 ऐड हो जाएगा और ये क्या बन गया, मीटर्स में आ गया है रिजल्ट. ओके, और 6 + 3 क्या होता है 9, तो वी विल राइट 9 है, 10 की पावर बन जाएगा 9. ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस. चलिए ये डिस्टेंस है जुपिटर का फ्रॉम द अर्थ. इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड, यहां पर मेजर्ड है टू बी 35.72 सेकेंड्स. ओके, व्हाट इज दिस 35.72 सेकेंड्स. अब हमें पता है कि सेकेंड्स का क्या रोल होता है. हमारा एंगल या तो हम डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री के हम आगे 60 पार्ट्स कर देते हैं तो 1 मिनट बन जाता है, और 1 मिनट के आगे हम 60 पार्ट्स कर देते हैं तो 1 सेकेंड बन जाता है. ठीक है, सो 1 सेकेंड इज, अब ये 1 सेकेंड है वो किसके इक्वल है, 1/3600 ऑफ अ डिग्री, है ना, 1/3600 ऑफ अ डिग्री. और अगर हमें इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं. अब ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, डिग्री से रेडियंस इस तरह के क्वेश्चन से पूछा जा सकता है. सो दिस इज 180 डिग्री एंगल है. ठीक है, ये 180 डिग्री है और ये पाई रेडियंस के इक्वल होता है. अगर याद नहीं आता तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं, 180 डिग्री ये एंगल और ये पाई रेडियंस के इक्वल होता है. सो 1 डिग्री विल बी पाई डिवाइडेड बाय 180. 180 नीचे गया और 1 डिग्री में इतने रेडियंस हो गए. ठीक है, सो यहां पर हम डिग्री को अगर हटाना चाहते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई डिवाइडेड बाय 180, लग जाएगा साथ में रेडियंस. ठीक है, सो हमें 1 सेकेंड को रेडियंस में कन्वर्ट करना आ गया है. तो अब ये जितनी भी सेकेंड्स हो 35.72 सेकेंड्स, उसे हम क्या कर लेंगे, रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, सो दैट इज हाउ वी विल अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. डिस्टेंस देखो हमें गिवन है और ये हो गया इतना किलोमीटर. मिलियन के लिए 10 की पावर 6 हमने लगा लिया और किलोमीटर को भी हम 10 की पावर 3 मीटर्स लिख सकते हैं.
थीटा जो एंगल है वो 35.72 सेकेंड्स था, उसे हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर जो अभी हमने बोला कि 1/3600 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये यही आता है, ठीक है। सो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस, और यहां पर हमारा ये जो एंगल है कहां पर कैलकुलेट किया है, ये फैक्टर के साथ ही लिखा है, 35.72 सेकेंड्स है और ये कन्वर्जन फैक्टर है रेडियंस के लिए, ठीक है। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, दिस इज लेट्स से अर्थ, ठीक है, एंड हमें क्या मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है जुपिटर का। तो हम अर्थ को मान लेते हैं पॉइंट साइज की और जुपिटर को हम मानेंगे थोड़ा बड़े साइज का। सो दिस इज अर्थ, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये अर्थ है, और ये जो एक प्लैनेट है ये क्या है, जुपिटर है, ठीक है। तो जुपिटर का हमें डायमीटर मेजर करना है, तो जो डायमीटर है वो अर्थ पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ये एंगल थीटा हमें गिवन है, और जुपिटर का डिस्टेंस जो है अर्थ से वो भी हमें गिवन है, राइट, डी भी हमें गिवन है। सो ये जो डायमीटर है वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दे आर टेकिंग दिस डिस्टेंस एज स्मॉल डी, इसको आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें तो जो डायमीटर है वो कैपिटल डी बन जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला, अब यहां पर हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, रेडियंस के अंदर जो एंगल होता है थीटा, ओके, वो होता है ये जो आर्क, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली आर्क है, यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं बिकॉज ये है तो नहीं, लेकिन इतने लार्ज डिस्टेंस पे हम इसे आर्क मान लेते हैं ना। सो थीटा विल बी कैपिटल डी, यानी कि ये जो आर्क है डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल डी, ओके। कैलकुलेट क्या करना है, ये डायमीटर, तो इस थीटा को मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए स्मॉल डी यानी कि डिस्टेंस से, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ओके। तो कुछ भी नहीं किया, थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल आंसर इज इन किलोमीटर्स, ओके, जरूरी नहीं है उसे मीटर में कन्वर्ट करना, 1.429 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो कोई भी क्वेश्चन से देखते ही पता लग रहा है कि ये पैरेलैक्स मेथड का क्वेश्चन है ना, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसे करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लिखें, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दिस क्वेश्चन इज फॉर पैरेलैक्स मेथड। बट जब क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का होगा वहां पर हमें आंसर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ ही देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हम सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। अ फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल P is related to 4 observables A, B and C. A, B, C and यहां पर आएगा D, ओके। तो 4 ये ऑब्जर्वेबल हो गए A, B और C और D। एज फॉलोज, ये हमें दिया गया है, ये रिलेशन है, A की पावर है 3, B का स्क्वायर है, फिर डिवाइड में आ गए C का स्क्वायर रूट है और D एज इट इज है, ठीक है। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन A, B, C एंड D वो क्या है, 1%, 3%, 4% और 2%। तो ये परसेंटेज एरर हमें दिए गए हैं, ऑल राइट। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P, तो हमारी जो फाइनली जो क्वांटिटी बनी है उस पर हमें क्या बताना है, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर क्यों दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लीकेशन में या फिर डिवीजन में है, एक तरह से है ना, या तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर डिवाइड हो रहे हैं, और साथ साथ में पावर्स भी हैं। और जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है तो रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर जो होता है वो ऐड हो जाता है, डायरेक्टली हम उसे ऐड कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पर पावर्स हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। सो दिस इज आवर क्वांटिटी P, ओके, A³ B² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ C एंड D इज एज इट इज। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा यानी कि डेल्टा P, फ्रैक्शनल एरर मतलब रिलेटिव एरर, तो ये जो फ्रैक्शनल एरर मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा, देखो A की पावर में 3 है तो वो 3 आगे आ जाएगा 3, और जो फ्रैक्शनल एरर A में है यानी कि डेल्टा A अपॉन A, B के साथ में पावर क्या थी 2, तो 2 एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा डेल्टा B अपॉन B, तो फ्रैक्शनल एरर B के अंदर। अब C के आगे पावर में क्या है 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव तो हम नहीं देखते हैं क्योंकि हमेशा वो ऐड ही करना होता है। सो 1/2 एक्सपोनेंट है उसे आगे लेकर आए, और डेल्टा C अपॉन C क्या है, इट इज द फ्रैक्शनल एरर। और D के ऊपर
एक्सपोनेंट अगर आप देखते हैं तो वो 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है ना, सो इट इज 1, तो वो d एज इट इज ही ऐड हो गया, डेल्टा d अपॉन डी। हमें क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, परसेंटेज एरर दिए गए हैं, और यहाँ पर ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या कर सकते हैं हम इस दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये हो गया परसेंटेज एरर p के अंदर, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, अभी 100 क्योंकि हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये भी बन जाएगा परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, c एंड d। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि परसेंटेज एरर जो होगा, ठीक है, परसेंटेज एरर इन p, क्योंकि जो हमारी क्वांटिटी है p, उसमें क्या आ जाएगा, वो इन सभी का सम आ जाएगा। चलिए 3 मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज एरर ऑफ a, और a के अंदर क्या है 1%, ठीक है, दिस ऑल इज इन परसेंट, फिर आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय जो परसेंटेज एरर यहाँ पर है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, सो कुछ इस तरह से, और d के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो एज इट इज ऐड हो जाएगा, यानी कि 2। ये सब कुछ जो हमने किया वो परसेंट में है, ठीक है। परसेंटेज एरर हम किस में निकाल रहे हैं, हमारी फाइनल क्वांटिटी p के अंदर, ओके। तो नाउ इट विल बिकम 3 into 1, ऑब्वियसली 3 प्लस 6 प्लस 1/2 ऑफ 4 इज 2, 2 प्लस 2 विल बी 4, ओके, ये परसेंट में है। 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13%, ओके। तो हमें ये पता लग गया कि जो परसेंटेज एरर है वो फाइनल हमारी क्वांटिटी p में कितना है, 13% है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी p, निकाल लिया। इफ द वैल्यू ऑफ p कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी, अब कुछ भी वैल्यूज यहाँ पर डाली होंगी ना a, b, c और d की, तो फाइनली जो p है उसकी वैल्यू आ गई 3.763, है ना, वो ये वैल्यू आ गई, वो हमें बता दिया। टू व्हाट वैल्यू शुड यू अराउंड ऑफ द रिजल्ट, अब हमें किस वैल्यू तक इसे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ कर देना चाहिए, तो वो हमें पता लगेगा एरर की हेल्प से। हमें पता है कि जो भी फाइनली रिजल्ट आया है p का, उसमें 13% क्या है, एरर है, तो आप क्या करेंगे, 13% कर देंगे, 13% ये तो हमारा आ ही चुका है ऑफ p, और 13% ऑफ हम क्या करेंगे, 3.763, ऑलराइट। 13% मीन्स 13/100, मल्टीप्लाई करेंगे 3.763 से, सो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 13/100 मल्टीप्लाई होगा 3.763 से, वो हमें पता चल जाएगा कि एरर कितना है, ठीक है। अब मान लीजिए हम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि इसके अंदर कुछ एरर आता है 0.01, लेट्स से, सो अगर ये एरर है 0.01, देखिए तो इसका मतलब ये है कि जो एरर है डेसिमल, यहाँ पर कोई एरर नहीं है बिकॉज यहाँ पर 0 है, यहाँ भी कोई एरर नहीं है, दिस डिजिट इज ऑल्सो 0, एरर होगा डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट में, ठीक है। और हमारा रिजल्ट क्या है 3.763, यानी कि जो डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट है 6, वहाँ पर एरर हो सकता है, तो इस 3 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, तो इस 3 को हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि किस वैल्यू तक हम क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ करेंगे, वो हमारा क्वेश्चन है। सो जो ये एरर आएगा ये आपको कैलकुलेट करना होगा, और मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर ये एरर आता है 0.01, सो इससे हमें समझ में ये आता है कि एरर है कहाँ पर, कौन सी डेसिमल, मतलब कौन सी वैल्यू पर एरर होगा, डेसिमल के बाद में फर्स्ट और सेकंड प्लेस में एरर होगा, तो सेकंड प्लेस तक हम नंबर को रखेंगे, बाकी सारी डिजिट्स को हम राउंड ऑफ कर देंगे, ओके। सो दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ओके,
तो इससे पहले के क्वेश्चंस हो गए हैं। ऑलराइट, द सम ऑफ द नंबर्स, अब ये 3 नंबर हैं, दिस दिस एंड दिस, इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी। ओके, हमें कुछ भी नहीं करना, एडिशन ही करनी है। 436.32, आप लोग भी इसे कैलकुलेट करिए साथ साथ, 227.2 एंड दिस नंबर इज 0.301। करनी तो एडिशन ही है, बट ये देखना है कि उसमें कितनी हमें डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो डेसिमल प्लेसेस का हमें ध्यान रखना होता है। नाउ दिस नंबर हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, दिस नंबर हैज 1 डेसिमल प्लेस, दिस नंबर इज हैविंग 3 डेसिमल प्लेस। तो हम किसको देखेंगे? जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस है, यानी कि 1। हमारे फाइनली रिजल्ट में कितनी डेसिमल प्लेस होने चाहिए? 1। तो लेट्स डू, ये हो जाएगा 1, ये है 2, 3 + 2 5 + 3 8, फिर डेसिमल आ जाएगा, दिस विल बिकम 3 and 1, 4 + 2 6 and 6। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर, बट मुझे इसमें सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस चाहिए, इस चीज़ को मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है। एक ही डेसिमल प्लेस चाहिए, यानी कि 8 तक मेरा काम चल जाएगा, डेसिमल प्लेस एक ही चाहिए, और ये 2 और 1 मुझे नहीं चाहिए। राउंडिंग ऑफ करेंगे, वैसे भी ये 2 है जो कि लेस देन 5 है, तो यहाँ पर हमें प्रीसीडिंग डिजिट में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर विल बी 663.8। ओके, करेक्ट डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में हमारा आंसर ये हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अब ये जो क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व्ड हैं, यू कैन पॉज दिस वीडियो, आप खुद भी ट्राई करें क्वेश्चंस को करने की, कंप्लीट चैप्टर पर ही बेस्ड हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट आर, अब लेंथ तो है 16.2 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 10.1 सेंटीमीटर। ओके, द एरिया ऑफ शीट, हमें क्या बताना है? एरिया इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर, यानी कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना है और साथ साथ में एरर को भी हमें बोल दिया है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था और हम दोबारा से कर रहे हैं। अब लेंथ हमारे पास है 16.2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इस नंबर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन को याद करो एक बार। डेफिनेशन क्या थी कि वो होती है नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिलायबल है और पहली नॉन रिलायबल डिजिट। तो यहाँ पर 1 और 6 तो रिलायबल है, सर्टेन डिजिट्स हैं, उनमें कोई एरर नहीं है, और जो डिजिट 2 है डेसिमल प्लेस के बाद में वो है अनरिलायबल डिजिट, या फिर हम कह सकते हैं अनसर्टेन। ठीक है, तो ये डिजिट के अंदर एरर हो सकता है। सो आई विल राइट ±0.1, क्योंकि डेसिमल के बाद जो पहली ही डिजिट है उसमें एरर हो सकता है। तो 0.1 ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेड्थ हो जाएगी 10.1 सेंटीमीटर है, बट अगेन मैं सेम लॉजिक के थ्रू ये एक्सप्लेन कर सकता हूं कि यहां पर भी एरर कहां होगा? डेसिमल के बाद जो डिजिट है 1। सो आई विल राइट ±0.1। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? एरिया, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो एरर्स पे क्या होता है? क्या एरर्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं? नो, उनके एरर्स ऐड तो होते हैं लेकिन रिलेटिव एरर ऐड होते हैं, राइट। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? इसको, ये सिंपल एरर है 0.1 सेंटीमीटर, ये भी 0.1 सेंटीमीटर, तो इन्हें इनके रिलेटिव एरर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे लेंथ को, ठीक है, बस ये एरर हम क्या यूज करेंगे? रिलेटिव एरर यूज करेंगे। तो इट विल बिकम 16.2 ±0.6%। ओके, अब ये 0.6 परसेंटेज एरर हो गया, या फिर इसको रिलेटिव भी कह सकते हैं, एंड दिस विल बिकम ब्रेड्थ इक्वल टू 10.1 ±1%। ठीक है, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। यहां पर हमने एरर्स को अब क्या लिखा है? परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन एरिया कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो 16.2 को आप मल्टीप्लाई करें 10.1 से एंड देखें कि क्या आंसर यहां पर
होगा। ओके, सो 16.2 और 10.1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स 163.62। ऑलराइट, ये नंबर को हम जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब, और जो एरर है वो क्या होगा, प्लस माइनस, यहां पर एरर लिखना है। अब ये परसेंटेज एरर कितना होगा, इन दोनों का सम, इसीलिए तो हमने परसेंटेज एरर में किया था कन्वर्ट, क्योंकि अब ये ईजी हो जाएगा, हम कर सकते हैं इसे 1.6%। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 1.6% है, फाइनल आंसर हम 1.6% में नहीं छोड़ेंगे, हम अपना एरर जैसे ये था 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी था 0.1 सेंटीमीटर, वो परसेंटेज एरर तो नहीं था ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम परसेंटेज एरर में इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। 1.6% कैलकुलेट करेंगे 163.62 का, एंड इट विल बिकम 163.62। ऑलराइट, प्लस माइनस ये हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा, लेकिन हमें बोला गया है कि हमें एरर का तो ध्यान रखना है, एरर तो हमने कर लिया कैलकुलेट, फिर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी देखना है, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर ज़्यादा हो गई हैं, 1 2 3 4 5, इतनी तो चाहिए ही नहीं ना हमें, तो हमने मल्टीप्लाई किया इस नंबर को इस नंबर के साथ में, और दोनों में ही 1 2 3 1 2 3, दोनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमारे आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो ये जो नंबर है इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। नाउ दिस इज 6, तो जब हम इसे रिमूव करेंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, राइट। सो इट विल बिकम 164, 3 के अंदर 1 ऐड कर दिया ना, तो बन गया 4, प्लस माइनस, अब एरर को एज इट इज छोड़ दें, नहीं, एरर्स भी 0.1 0.1, तो एरर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर है 2, तो अगेन इसमें भी हमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो सिर्फ ये 2 रखना है, इस 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये नंबर भी 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। सो इट विल बिकम प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी सही है और एरर भी बिल्कुल सही है। सो ये हमारा प्रोसीजर होगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे इसीलिए हमने परसेंटेज एरर को यूज़ किया, सिंपल एरर्स में हम नहीं करेंगे। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती तो हम डायरेक्ट एरर्स को ऐड या मतलब ऐड कर सकते थे, राइट, बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, जिसमें हम ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर ये बेस्ड है, तो जस्ट पॉज द वीडियो और आप सोचिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव, ठीक है, तो कोई एक पेयर आपको ऐसा मिलने वाला है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होगा। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सोच लिया है वर्क और टॉर्क, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टॉर्क का भी जो फॉर्मूला होता है टाओ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाओ, और फॉर्मूला यही होता है फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है रेडियस से, ठीक है, रेडियस से। तो रेडियस भी एक टाइप की लेंथ है और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की लेंथ है। साथ में क्या है, फोर्स, यहाँ पर भी साथ में क्या है, फोर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम ही होगा। और फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, मैंने कहा भी था कि इसे आप याद रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये बार बार यूज होता है। सो इट इज ml t⁻², ओके, ml t⁻²। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। आई गेस यही होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो ये हो गया। और यहां पर हम फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ से। तो लेंथ जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, l² बन जाएगा। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो टॉर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला से तो देखो बिल्कुल सेम है। कितना है, ml² t⁻², ठीक है, सिंपल है। फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, ये आ जाएगा। और ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। हमें चाहिए जिनका सेम ना हो, डज नॉट हैव सेम।
चलिए, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, वेलोसिटी का L t की पावर -1 और रेडियस का दोबारा से क्या हो जाएगा L। तो L और L आ जाएंगे तो L स्क्वायर बन जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो L है दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, दिस इज एंगुलर मोमेंटम और ये लेंथ के लिए है। सो ml स्क्वायर t की पावर -1, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब हम देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ यूज होता है? होपफुली आप ये इसी क्लास में पढ़ेंगे, बट एनर्जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h न्यू, एंड न्यू हेयर इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो बहुत सारे फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं बट वो हम यूज करेंगे क्लास 11th और 12th में, बट दिस h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट और इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो जो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट विल बिकम एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, नीचे आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं क्या होता है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml स्क्वायर t की पावर -2, क्योंकि एनर्जी और वर्क का सेम होता है ना, ml स्क्वायर t की पावर -2, वही यूज करेंगे। नीचे फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड, यानी कि सिर्फ टाइम का इनवर्स है तो t की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी नंबर अगर नेगेटिव पावर के साथ ऊपर जाता है तो साइन चेंज, यहाँ से हटा देते हैं इसे और ऊपर ले आते हैं, t की पावर बन जाएगा +1, है ना। अब ये है 1 और ये है -2, हम कंबाइन करेंगे तो बनेगा ml स्क्वायर t की पावर -1। तो ये क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का। ओके, अब कंपेयर करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला था ml स्क्वायर t की पावर -1। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का है ml स्क्वायर t की पावर -1। सो ऑब्वियसली डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम है, हमें चाहिए जिसका सेम ना हो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, राइट। सो आई एम इरेजिंग क्योंकि अभी 2 पार्ट बाकी हैं। अब ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। अभी कौन से वाली टेंशन है ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, वो टेंशन नहीं है जो आप सोच रहे हो। अगर हम किसी मास को जैसे सीलिंग के साथ में अटैच करते हैं तो हमें पता है उस मास को ग्रेविटी तो हमेशा ही अट्रैक्ट करती है mg फोर्स के साथ में, और ये जो स्ट्रिंग होती है, ये जो भी थ्रेड है, स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक्ट करती है एक टेंशन। ठीक है, इसके अंदर जो फोर्स एक्ट करता है बेसिकली उसी को हम कहते हैं टेंशन। ठीक है, वो इसे हम बोल रहे हैं। नाउ दिस टेंशन इज इक्वल टू mg, यानी कि ये जो अपवर्ड फोर्स है ये डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। तो जो टेंशन है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा होगा? फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला जैसा ही होगा, बिल्कुल सेम होगा। और सरफेस टेंशन क्या होती है? अब ये दिखने में सेम है बट सरफेस टेंशन एक्चुअल में हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स के केस में, जहां पर फ्लूइड्स होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर सोप के जो बबल होते हैं तो वो एक लेयर होती है कंप्लीट। ठीक है, उस लेयर के अंदर क्या होता है? सरफेस टेंशन होती है, वो सरफेस में डेवलप होती है। और सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऑलराइट, अब देखिए टेंशन जो है वो तो फोर्स के ही इक्वल है, लेकिन सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये दोनों अलग अलग है, फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं अलग है, और अगर हम डायमेंशनली कैलकुलेट करेंगे तो भी ये डिफरेंट ही आएंगे, बिकॉज इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो फोर्स से मैच कर जाएगा और यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय लेंथ। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा जिसमें सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, टेंशन और सरफेस टेंशन का नहीं है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। लास्ट जो है इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम, ये भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ओके, P2 माइनस P1। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम में चेंज है और ये लीनियर मोमेंटम खुद है। तो हमने देखा था कि अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सभी वेलोसिटीज हैं, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है।
चाहे आप चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर सिंपल लीनियर मोमेंटम है, तो दे विल ऑल्सो हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर आंसर। आंसर जो है वो ऑब्वियसली क्या है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, यहां सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू मेजर टू क्वांटिटीज एज ए, कुछ इतना है 1.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर, बी भी हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू फॉर द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। अब ए के अंदर भी कुछ एरर है, बी के अंदर भी कुछ एरर है, ठीक है। अब ए के अंदर जो एरर है 1.0 प्लस माइनस 0.2, ये तो अभी सिंपल एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर हम जो इसका कह सकते हैं। हमें चाहिए क्या, मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे 0.2 को 1.0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव एरर अगर जानना है तो वो क्या होगा, 0.2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी 1.0, ठीक है, दिस इज रिलेटिव एरर। सिमिलरली अगर बी के अंदर हम देखते हैं, बी में ये होगा 0.2 डिवाइडेड बाय 2.0, ओके, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी और 0.2 क्या है उसका, एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। सो दिस इज रिलेटिव एरर, यहां पर 0.2 लिखा ही नहीं गया है, ओके, 0.2 डिवाइडेड बाय 2.0, ओके। सो ये रिलेटिव एरर हो गया ए के अंदर और बी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ में, तो 1.0 मल्टीप्लाई होगा 2.0 से। अब 0.0 क्या बोलना है, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर 2 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर क्या होना चाहिए, एरर। अब ये जो एरर होगा वो इसके रिलेटिव एरर्स का सम होगा, ठीक है, वो इसके रिलेटिव एरर्स का सम होगा, यानी कि 0.2 अपॉन 1.0 प्लस करेंगे 0.2 अपॉन 2.0, ओके। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं करना, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आने वाला है, क्योंकि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और जो रिलेटिव एरर है उसमें क्या होगा, अब देखो स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट का मीनिंग है कि a की पावर 1/2 और b की पावर में भी 1/2। तो जब पावर होती है वो आगे आ जाती है, रिलेटिव एरर को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, अगर पावर है तो उस पावर को आगे ले आओ और फिर रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरे नंबर पर जो पावर है उसे आगे ले आओ और फिर रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हमें करना होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर आप देखते हैं कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1.414, कुछ ऐसा आता है, आगे भी होगा बट ओके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, ये ऐसे है, 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 दोनों के पास है, 0.2 को भी हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बचा क्या, 1/2 जा चुका है, 0.2 भी बाहर है, तो सिर्फ 1 बच गया डिनोमिनेटर में, 1/1 प्लस 1/2 जा चुका है, 0.2 भी जा चुका है, तो बचा गया 1/2, है ना, 2.0। सो दिस पार्ट विल बी 1 प्लस 1/2, दैट मीन्स 3/2। अब मैं यहीं इसे यूज कर लेता हूं, दिस पार्ट विल बिकम 3/2, ओके। ये क्या है, रिलेटिव एरर आ रहा है, हमारी फाइनल जो क्वांटिटी है, दिस इज नॉट नॉर्मल जो एरर होता है, ये रिलेटिव एरर है, ठीक है। सो इट विल बिकम 0.2 है, तो मैं इसे भी कर देता हूं, लेट मी इरेज दिस पार्ट। 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10, सो दिस 2 विल कैंसल, 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, और एक और 10 है तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 0.15 हो जाएगा। 3/2 1.5 होता है और एक और 10 आ गया डिनोमिनेटर में, मतलब इट विल बिकम
सो इट विल बिकम 0.15, ठीक है, 0.15 हो गया एंड दिस इज 1.414। ओके, अभी हमें आंसर जो बताना है, करेक्ट वैल्यू बतानी है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की, और ये हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हमें अलग अलग वो दिखाई दे रही है सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना होता है। मल्टीप्लाई करने वाली डिजिट्स में यानी कि 1.0 और 2.0 दोनों में ही कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, 1 भी और 0 भी। डेसिमल के बाद जो 0 आ जाता है और अगर वो ट्रेलिंग 0 है, उससे खत्म हो रहा है ना हमारा डेसिमल वाला नंबर, तो वो 0 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सो दिस नंबर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस नंबर ऑल्सो हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 2, यानी कि 1.4, और इस 1.4 की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसे राउंड ऑफ करेंगे और 1, ऑब्वियसली अगर ये डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इट इज़ लेस देन 5, तो 1.4 बच जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 0.15 है, और ये 0.15 इसका नॉर्मल एरर नहीं है, वो क्या है? इसका रिलेटिव एरर है। तो आप उसको नॉर्मल एरर अगर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? इस 0.15 को मल्टीप्लाई करना होगा 1.4 से, ओके। यू विल डू दिस पार्ट, इसको आप करेंगे एंड योर आंसर विल बी दिस, आपका ये 0.2 आ जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 0.2। सो ये नंबर हम देख चुके हैं, 1.4 होना चाहिए, प्लस माइनस 0.2 आना चाहिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज? अब ये आपका दिमाग चेक करेगी कि आपको प्रिसाइज वर्ड का मीनिंग याद है कि नहीं है, बिकॉज हमने देखा था प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। नाउ these are our option 5.00 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर्स, ठीक है। हमें देखना है कि प्रिसाइज कौन सी मेजरमेंट है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है। ये नंबर तो बिल्कुल सेम है, राइट। तो हमें कैसे पता लगेगा प्रिसाइज के बारे में? अगर ये बिल्कुल सेम है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? यूनिट्स के पास, ठीक है। और प्रिसाइज का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा हम जहाँ डिटेल में आंसर को जान पा रहे हैं। तो दिस इज 5 किलोमीटर, बहुत बड़ा एक रेंज होती है 5 किलोमीटर। 5 मीटर भी बहुत बड़ा हो जाता है, 5 सेंटीमीटर भी हम देख पाते हैं, राइट। हमारे स्केल में 5 सेंटीमीटर हम इजीली देख सकते हैं। एंड दिस इज 5 मिलीमीटर्स। 5 मिलीमीटर का मतलब जो 1 सेंटीमीटर होता है उसका आधा, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, है ना। अगर आप इन सभी को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो हमें समझ में आएगा कि दिस मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, ठीक है। 5 मिलीमीटर इज मोस्ट प्रिसाइज आउट ऑफ दिस ऑल। इन सबको हम क्या कर सकते हैं? मीटर्स में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो हम 5 किलोमीटर को जब करेंगे सो इट विल बिकम 5000 मीटर, ओके। ये तो इतना बड़ा नंबर हो जाने वाला है, बाकी सब में डेसिमल्स आएंगे। सो ये ऑलरेडी 5 मीटर्स मीटर में ही है, सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मिलीमीटर को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन है एक्यूरेसी के ऊपर। अभी हमने प्रिसाइज किया, अब हम देखते हैं मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा। द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि ये पेन या कुछ भी, जिसकी मीन लेंथ क्या है, यानी कि मीन लेंथ को ही हम क्या मानते हैं? ट्रू वैल्यू। ये हमने किया था, उसी को हम उसकी ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? पॉज दिस वीडियो और सोचिए इन चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर होना चाहिए। मोस्ट एक्यूरेट आपको बताना है। सो अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है, नाउ दीज आर 4 ऑप्शंस, ओके। 4.9 सेंटीमीटर, 4.805 सेंटीमीटर, ये 5 से ज्यादा हो गया यानी कि 5.25 एंड दिस इज 5.4। तो एक्यूरेट का मीनिंग क्या होता है? जिसमें सबसे कम गलती हो, सबसे कम मिस्टेक या एरर हो, ठीक है।
तो इन चारों में से हमें देखना है कि एरर सबसे कम कहाँ है, और एरर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखेंगे, एब्सोल्यूट एरर देख लेंगे। ये ट्रू वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, तो डिफरेंस देख लेंगे 4.9 माइनस 5, ठीक है। हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से हमने ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट विल कम आउट टू बी माइनस क्या हो जाएगा 0.1। नेक्स्ट इज 4.805। अब देखो वो 9 से तो कम ही है ना, यानी कि डिफरेंस बढ़ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा आएगा। ये है 5.25, यहाँ पर डिफरेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को हमें नहीं देखना, एंड यहाँ पर है 5.4। तो अब जब 5.4 माइनस 5 करेंगे आ जाएगा 0.4। 5.25 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा 0.25, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो सबसे कम एरर है 0.1, ठीक है। तो जो सबसे कम एरर है वही वैल्यू क्या होगी, मोस्ट एक्यूरेट। सो दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन आई गेस। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, दैट इज बिफोर दैट आई थिंक बेसिक मैथमेटिक्स हम कवर करेंगे, फिर हम काइनेमेटिक्स पर जाएंगे, ठीक है। सो इफ मोमेंटम कैपिटल P, एरिया कैपिटल A and time capital T are taken to be fundamental quantities, then energy has the dimensional formula. एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है मोमेंटम, एरिया और टाइम की टर्म्स में, ठीक है। सो ये है एनर्जी। हमने माना कि एनर्जी डिपेंड कर रही है मोमेंटम पर, एरिया पर और टाइम पर, ठीक है। अब किस वे में डिपेंड कर रही है नहीं पता, तो मान लेते हैं कि मोमेंटम की पावर में A, एरिया की पावर में आ गया B और टाइम की पावर में आ गया C, ठीक है। और हमें प्रोपोर्शनैलिटी भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो इक्वल लिखें हम, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटा देंगे और हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन डाल देंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे K, ठीक है। सो ये बन गया हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। अब हमें क्या चाहिए, A, B और C की वैल्यू, और हमें पता लग जाएगा क्या हमारा आंसर होगा। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, mL² T की पावर -2, ठीक है। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो हमें पता लग गई है। ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। मोमेंटम सबसे पहले है, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी उसका फॉर्मूला होता है। तो मास मतलब कैपिटल M, वेलोसिटी मतलब L T की पावर -1, ठीक है। और इसकी हम पावर में क्या कर रहे हैं, A, मोमेंटम की पावर में यहाँ पर A लिखा गया है। एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, और वहाँ पर लगा है B, एक्सपोनेंट में है B, और टाइम का तो कुछ नहीं होता, टाइम एज इट इज की पावर में C, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। अब हमें देखना है कि सेम जो बेस है उन्हें हम कंबाइन कर सकते हैं। मास के साथ में कोई भी नहीं है, वो अकेला है, तो मास की पावर में क्या रह गया, A। लेंथ के पास में क्या आ गया, लेंथ की पावर A तो यहाँ से बन जाएगा, और लेंथ की पावर 2B वहाँ से आ जाएगी जो इसमें ऐड हो जाएगी 2B, ठीक है। टाइम की पावर ये क्या है, -A, और यहाँ से टाइम की पावर क्या है, C। तो टाइम की पावर C -A, तो टाइम और टाइम को हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। दिस इज आवर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो मास को कंपेयर करो, देखो मास की पावर A और यहाँ पर मास की पावर में क्या है 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1। सो A तो हो गया 1, पता लग गया। ओके, फिर हमें क्या चाहिए, लेंथ, लेंथ की पावर में है 2 और यहाँ पर है A + 2B। सो वी विल इक्वेट A + 2B, ये जो एक्सपोनेंट है इसे हम इक्वेट कर देंगे। ओके, A + 2B शुड बी इक्वल टू 2, और A की वैल्यू हमें पता है 1 है, दिस इज 1, तो 1 + 2B, और 1 वहाँ पर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 2B और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सो B विल बिकम 1/2। ऑल राइट, तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। B क्या है, लास्ट इज C - A। C - A किसके इक्वल होना चाहिए,
यहाँ पर है -2, ठीक है। a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि 1 है, तो c -1 और वो वहाँ पर जाकर +1 हो जाएगी, तो -2 + 1 एंड इट विल बिकम c इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो a, b और c हमें पता लग गए। अब यहाँ पर डाल देते हैं इसी फॉर्मूला के अंदर, दिस विल बी इक्वल टू k, कोई भी कांस्टेंट है, p की पावर में a यानी कि p की पावर हो जाएगी 1 क्योंकि a की वैल्यू 1 है, एरिया की पावर में है b और b की वैल्यू आई है 1/2, ठीक है। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1/2 और टाइम की पावर में आया है -1, c की वैल्यू क्या है -1, सो आई विल सब्स्टिट्यूट -1। नाउ कंपेयर योर आंसर, p की पावर 1, a की पावर 1/2 और t की पावर -1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ओके। सो ये भी हमने डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर किया था। सो आई ट्राइड कि हम हर एक टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन करें, पैरेलैक्स मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस, फिर सिग्निफिकेंट फिगर हो गया या फिर एरर्स हो गए, तो हमने हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चंस आज किए हैं। एंड क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट नहीं है, बट यू कैन ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस। From our part, units and measurement, this was the first chapter and we have finished this chapter. अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और हम थोड़ा बहुत ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि वो सब प्लस ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द फिजिक्स, क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो, राइट। तो हमें इन टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद हम जाएंगे काइनेमेटिक्स पर। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करो बहुत सारे क्वेश्चन एंड थैंक यू फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।